हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। पहचान वाक्य के अंत में गा गी गे अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस में काम करने का जो समय होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, यानी काम फ्यूचर टेंस में होगा लेकिन वो अनिश्चित है कि कब होगा, क्या फ्यूचर टेंस में काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये कुछ क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब होता ही है अनिश्चित, तो इसलिए इस टेंस का नाम रखा गया फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में जब काम करने का समय निश्चित ना हो तब वो होता है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। जैसे मोहन बाजार जाएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कब जाएगा, या फ्यूचर टेंस में कौन से समय पर जा रहा होगा, नहीं कंफर्म है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ओके, तो यहां पर भी कंफर्म नहीं है कि न्यूज़पेपर कब पढ़ूंगा या फ्यूचर टेंस में कब पढ़ रहा हूंगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या फिर विल, दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे आई और वी के अलावा, सब के साथ विल का यूज होगा। क्लियर है, आई और वी के साथ शैल का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, और रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ विल का यूज होगा। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है मैं बाजार जाऊंगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मैं बाजार जाऊंगा अगर इसका ट्रांसलेशन करना होगा सबसे पहले हम लिखेंगे आई, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब आई और वी के साथ शैल का यूज होता है तो यहां पर लिख दिया जाएगा आई शैल, ओके, आई शैल। इसके बाद आएगा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो जाऊंगा, गो मीन्स जाना होता है, और कहां जाऊंगा, टू मार्केट। अगर ये पता है कहां जाने की बात हो रही है तो गो के बाद टू लगाकर उस जगह का नाम लिख देते हैं। आई शैल गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जाऊंगा। अगला सेंटेंस देखिए, मैं अगले साल अवश्य पास करूंगा, तो यहां पर भी सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर आपको ये बात ध्यान देनी है, अगर सेंटेंस में काम करने पर जोर दिया जाए, जैसे अवश्य पास करूंगा या जरूर पास करूंगा या पास करूंगा ही करूंगा, इस तरीके से अगर लिखा होता है सेंटेंस में, तब इसका मतलब यह होता है कि काम करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा हो। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जिन सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज किया जाता है उनके साथ विल का यूज कर लेंगे, और जिनके साथ विल का यूज किया जाता है उनके साथ शैल का यूज कर लेंगे, यानी उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे यहां पर आई के साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा आई विल, मतलब अवश्य करूंगा, क्या करूंगा, पास। ठीक है, तो आई विल पास, मैं अवश्य पास करूंगा। अगले साल, ऑब्जेक्ट नहीं पता है कि क्या पास करूंगा, बस पास करूंगा, ओके, ऑब्जेक्ट नहीं पता है, अगले साल के लिए लिख देंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये सेंटेंस हो गया आई विल पास नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल अवश्य पास करूंगा। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर मेन वर्ब पास करने के लिए पास होता है, फिर नेक्स्ट ईयर अदर वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला सेंटेंस है तुम्हारे पिताजी कल एक सभा को संबोधित करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। सबसे पहले तुम्हारे पिताजी यानी कि योर फादर, ये हो गया सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं नॉर्मली, अगर काम करने पर ज्यादा जोर ना दिया गया हो तो उस कंडीशन में विल। तो यहाँ पर कल एक सभा को संबोधित करेंगे, जोर नहीं दिया जा रहा ना कि अवश्य संबोधित करेंगे या जरूर संबोधित करेंगे या फिर संबोधित करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली कहा जा रहा है तो विल। और संबोधित करना के लिए जो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ही लिखना है ना भाई, तो मेन वर्ब लिख दिया एड्रेस, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे संबोधित करेंगे या क्या संबोधित करेंगे, क्या संबोधित करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन किसे संबोधित करेंगे वो लिखा है, एक सभा को, ठीक है। एड्रेस एंड असेंबली, असेंबली मीन्स होता है सभा, तो इसके लिए लिख सकते हैं टू एन असेंबली, टू एन असेंबली यहां पर लिख दिया जाए, असेंबली, असेंबली मीन्स सभा, ओके। और अदर वर्ड्स क्या बचा हुआ है, कल, तो कल के लिए लिख दिया जाए टुमारो। टुमारो इसलिए लिखा क्योंकि टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और
फ्यूचर टेंस में अगर कहीं भी कल वर्ड्स आता है, कल शब्द आता है, तो उसके लिए टुमारो का ही यूज करेंगे, यस्टरडे का यूज मत कर देना, क्योंकि यस्टरडे मींस बीता हुआ कल, वो पास्ट टेंस में यूज होता है। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, सबसे पहले हमने लिख दिया वी मींस हम या हम लोग हो गया, वी पीपल नहीं लिखा जाता, सिर्फ वी लिखा जाता है, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है अगर काम करने पर ज्यादा जोर ना दिया गया हो तो शैल हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आ रहा नहीं पढ़ाएंगे, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, तो आपको पता है किसी भी टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो यहां पर हम लगा देते हैं नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया नॉट, तो ये हो गया वी शैल नॉट। मेन वर्ब इसके बाद लगाएंगे पढ़ाएंगे, यानी पढ़ाना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। ऑब्जेक्ट तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, किसे नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हें, तो यू मीन्स यहां पर हो गया तुम्हें, ओके। तो वी शैल नॉट टीच यू, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे या फिर हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। अगला सेंटेंस है वह अगले वर्ष परीक्षा नहीं देगी, ये भी निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट, शी विल नॉट। उसके बाद देगी, मेन वर्ब है गिव, गिव मींस देना, शी विल नॉट गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, मेन वर्ब के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, क्या नहीं देगी, परीक्षा, ठीक है। तो एग्जाम, शी विल नॉट गिव एग्जाम, और अदर वर्ड क्या बचा हुआ है अदर वर्ड में, अगले वर्ष, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी अगले वर्ष या अगले साल, ओके। वह अगले वर्ष परीक्षा नहीं देगी, शी विल नॉट गिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर। अब ये सेंटेंस देखिए, क्या वह तुम्हारी मदद करेगा, क्या शुरू में आ रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कौन से टाइप का, जिसमें शुरू में क्या आता है, यानी कि यस नो टाइप का सेंटेंस है, और उस कंडीशन में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहां पर क्या वह तुम्हारी मदद करेगा, तो क्या के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा देंगे, वह सब्जेक्ट है तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल का, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद मेन वर्ब मदद करना, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, और ऑब्जेक्ट किसकी मदद, यू, तुम्हारी मदद, हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, विल ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करेगा, बस हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए, क्या भारत विश्व में अपनी साख स्थापित करेगा, तो यहां पर भी सबसे पहले क्या आ रहा है, तो जब सबसे पहले क्या आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे विल, ओके। और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कौन विश्व में अपनी साख स्थापित करेगा, भारत, इंडिया, तो लिख दिया इंडिया, ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, द इंडिया लिख देते हैं, गलत है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, एक कंट्री का नाम है, तो प्रॉपर नाउन के से पहले द नहीं लगाते हैं, यानी शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में अगर बोले तो किसी भी नाम के आगे द नहीं लगाते हैं। तो इंडिया क्या है, नाम है, एक जगह का नाम है, देश का नाम है, तो इसलिए द नहीं लगाना है, ओके। तो विल इंडिया, उसके बाद मेन वर्ब साख स्थापित करेगा, स्थापित करने की इंग्लिश होती है एस्टैब्लिश, ठीक है, ESHTABLISH, एस्टैब्लिश, ओके। एस्टैब्लिश क्या स्थापित करेगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी साख, तो साख के लिए हो जाएगा इट्स मींस अपनी। देखिए यहां पर इंडिया सब्जेक्ट है, उसी के लिए इट्स का यूज हुआ है। इंडिया एक जगह का नाम है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, अपने के लिए इट्स का यूज होता है, ओके। तो इट्स और साख के लिए होता है रेप्यूटेशन, ओके, अपनी साख। उसके बाद अदर वर्ड क्या बचा हुआ है, विश्व में, तो विश्व में के लिए लिख देंगे इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये सेंटेंस हो गया, विल इंडिया एस्टेब्लिश इट्स रेप्यूटेशन इन द वर्ल्ड, क्या भारत विश्व में अपनी साख स्थापित करेगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, सोनी और मिनी एक साथ कौन सा गीत गाएंगी, तो यहां पर वाक्य के स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही क्या नहीं आ रहा है, इसमें वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कौन सा गीत, ओके, कौन सा गीत। देखिए विच सॉन्ग मीन्स होता है कौन सा गीत, अगर आप ये कहें कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है विच, यानी कि कौन सा, तो ये इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ वो जिसके लिए यूज हुआ है, अगर वो ना लिखा जाए वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर ये कहा जाए सोनी और मिनी एक साथ कौन सा गाएंगी, तो कौन सा क्या भैया, कौन सा गीत, ओके। तो गीत कौन सा के साथ में लिखना जरूरी है, तो जहां पर विच लिखेंगे वहां पर सॉन्ग भी लिखेंगे, ओके। तो विच सॉन्ग ये हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देंगे,
पता है ना, पिछले सभी सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, तो सोनी और मिनी ये सब्जेक्ट है, हमें क्या लिखना है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कौन सा गीत, विच सॉन्ग, तो विच सॉन्ग ये सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट सोनी और मिनी, तो ये लिख दिया सोनी एंड मिनी, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद लिखना है मेन वर्ब, गाएंगी, तो सिंग मीन्स होता है गाना। ओके, सिंग, उसके बाद क्या गाएंगी, ये सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड के साथ में लिख दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लिख दिया गया है, दोबारा से नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट हो गया है पहले से ही। अदर वर्ड में क्या बचा है, एक साथ, तो एक साथ के लिए इंग्लिश वर्ड होता है टूगेदर, तो यहां पर मैंने लिख दिया टूगेदर और ये कंप्लीट हो गया। विच सॉन्ग विल सोनी एंड मिनी सिंग टूगेदर, मतलब सोनी और मिनी एक साथ कौन सा गीत गाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, क्या आप लोग गरीबों को नहीं सताएंगे। देखिए क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो नॉट आता है ना उसको सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, यानी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है बिल्कुल वैसे ये भी बनेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। शुरू में क्या आ रहा है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आप लोग यानी कि यू। देखिए चाहे तुम हो चाहे आप हो, चाहे तुम लोग हो चाहे आप लोग हो, सबके लिए जो इंग्लिश वर्ड होता है वो यू ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे यू, विल यू यानी कि आप लोग। इसके बाद क्या लिखना है, नॉट, है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। अब लिखेंगे मेन वर्ब, सताएंगे, सताना के लिए होता है ऑप्रेस, ऑप्रेस। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे सताएंगे, गरीबों को, तो लिख देंगे द पुअर्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, विल यू नॉट ऑप्रेस द पुअर्स, क्या आप लोग गरीबों को नहीं सताएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, मछुआरे मछली क्यों नहीं पकड़ेंगे। अब यहां पर क्या है, जो क्यों आया है क्वेश्चन वर्ड है, वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है, यानी कि शुरू में क्या नहीं आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले लिख देंगे, यानी वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, अगर शुरू में क्या होता तो हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिख देते, लेकिन वाक्य के बीच में क्या कौन कहां कैसे आता है तो उसको पहले लिख देते तब हेल्पिंग वर्ब लिखते। तो अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, मछुआरे, तो आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है, हेल्पिंग वर्ब मछुआरे। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट जो है मछुआरे यानी कि फिशर मैन, फिशरमैन मीन्स मछुआरे, अगर मछुआरा होता तो फिशरमैन, लेकिन मछुआरे हैं मतलब ढेर सारे मछुआरे, तो यहां पर फिशरमैन। ओके, और सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट क्योंकि है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पकड़ेंगे यानी पकड़ना, तो पकड़ना के लिए होता है कैच, और क्या पकड़ेंगे, मछली, मछली के लिए लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट है ये फिश, क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाई विल फिशरमैन नॉट कैच फिश, मछुआरे मछली क्यों नहीं पकड़ेंगे। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आज की वीडियो में हमने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, ढिंचे के इंग्लिश चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।